everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook or Instagram under the handle Let's Learn Together. हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 7 लाइफ इन द डेजर्ट। डेजर्ट जो रीजन है वहां पर लाइफ कैसी होती है। इससे पहले हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 1 to 6 सब कवर कर चुके हैं क्लास 7 की, जो आपको हमारे चैनल पे क्लास 7 ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी बाय क्लास 7। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लाइफ इन डेजर्ट, हमें डेजर्ट के बारे में जानना होगा। डेजर्ट रीजन क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब डेजर्ट रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, कोई भी वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल कम हो, जहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन हो, टेम्परेचर जो है वहाँ एक्सट्रीम हो। अब एक्सट्रीम में दोनों हो सकते हैं, या तो एक्सट्रीमली हॉट या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड, दोनों कंडीशंस इसमें जो है मानी जाएगी। अच्छा, इन तीन की वजह से क्या होता है, इन तीन चीजों की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा जब ठंडा होगा, तो उसकी वजह से वहां पे प्रॉपरली जो है प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, तो वेजिटेशन कम होगी। फिर इधर रेनफॉल भी कम होती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन सेटलमेंट पर। ह्यूमन सेटलमेंट पर अगर कोई भी ऐसी जगह है जहां रहना मुश्किल है, तो वहां पर जो है अपने आप जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो कम हो जाएगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे रहना इस वजह से भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी होगी, यानी कि पानी की कमी होगी। इधर पानी की कमी भी इधर इस रीजन में देखने को मिलेगी। उसके अलावा बाकी और भी सारे रिसोर्सेज होते हैं, हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, इन सब की भी जो है अवेलेबिलिटी कम ही होती है इन सारे रीजन्स में। इस चैप्टर में हम दोनों डिस्कस करेंगे, हॉट डेजर्ट भी एंड कोल्ड डेजर्ट भी। तो जब हम बात करते हैं हॉट डेजर्ट की, यहाँ पर हॉट डेजर्ट के रेफरेंस में लिया गया है सहारा डेजर्ट को। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट भी इसको बोला गया है क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। इसके एरिया की अगर हम बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 8.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न रीजन है, उसमें अधिकतर कंट्रीज जो है वो इसका पार्ट है। तो जब हम कंट्रीज की बात करें तो जो सहारा डेजर्ट है वो करीबन 11 कंट्रीज का जो है वो हिस्सा है। एंड ये कंट्रीज कौन कौन सी है? अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये जो पूरी 11 कंट्रीज है, इन सब में जो है कुछ कुछ पार्ट है आपके सहारा डेजर्ट का। इस डेजर्ट की जब हम बात करें तो एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत ये जो है बड़ा रीजन है जिसमें केवल सैंड है। उसके अलावा आपको पथरीली प्लेन्स मिल जाएंगे, ग्रेवल प्लेन्स। एंड इस सहारा डेजर्ट में आपको प्लेट्यूज भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो प्लेट्यूज क्या होगी, वो रॉकी प्लेट्यूज होंगी, मेनली रॉक्स से की जो हार्ड रॉक्स रहते हैं उनके जो आपको है प्लेट्यूज इस रीजन में देखने को मिल जाएंगे। सहारा डेजर्ट की अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो स्कॉर्चिंग हॉट एंड ड्राई, यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्म। एंड ड्राई मतलब मॉइस्चर, लेस मॉइस्चर या मॉइस्चर की कमी। अब पानी नहीं होगा तो मॉइस्चर एरिया में कहाँ से आएगा, ह्यूमिडिटी कहाँ से आएगी। अगर किसी भी नॉर्मल दिन की अगर बात करें तो दिन में करीबन 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान चला जाता है इन रीजन्स में। सहारा डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एंड रात की अगर बात करें तो रात को बहुत रैपिडली ये गिर भी जाता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है रात को टेम्परेचर गिर जाता है, जो कि एक फ्रीजिंग पॉइंट है। तो दिन में बेहद गर्म और रात को बेहद ठंडा, क्योंकि जो सैंड होती है, जो ये लूज ग्रेन होते हैं ना सैंड की, ये बहुत ही ज्यादा जल्दी ठंडे या फिर बहुत ही ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं।
इसके अलावा रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो बहुत शॉर्ट जो है रेनी सीजन यहाँ पर होता है, बहुत कम पीरियड के लिए यहाँ पे बारिश होती है। उसके अलावा अगर आसमान की बात करें तो क्योंकि इवेपोरेशन यहाँ ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आसमान है वो ज्यादातर साफ ही रहता है। अगर यहाँ के वेजिटेशन की बात करें, फ्लोरा फोना की बात करें, तो जो प्लांट्स यहाँ पर कॉमनली आपको देखने को मिल जाएंगे वो है कैक्टस, डेट, पाम, अकेशिया। ये सभी वो प्लांट्स हैं जिनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है उगने के लिए। उसके अलावा आपको ना डेजर्ट में कई जगह ऑयसिस भी देखने को मिलते हैं। अब ऑयसिस क्या होता है, ऑयसिस फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे कि कोई रीजन है, यहाँ पे अगर बार बार इरोजन हो रहा है विंड की वजह से, सैंड यहाँ से जो है इरोड होकर जा रही है, जाती रहती है, तो यहाँ पर ना एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। डिप्रेशन यानी कि एक गड्ढा टाइप का जो है ना यहाँ पे बनता चला जाता है। एंड एक टाइम बाद ना इसकी जो डेप्थ है वो आपके ग्राउंड वाटर के लेवल तक पहुंच जाती है। तो अब जो ग्राउंड वाटर था वो अब सरफेस पर आ जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर अब यहाँ पर फॉर्म होता है ना डिप्रेशन की वजह से, अभी जो पानी इकट्ठा होता है इधर, इसी को हम ओएसिस बोलते हैं। ओएसिस के आसपास आपको थोड़ी बहुत हरियाली देखने को मिल जाएगी, काफी सारे पाम ट्रीज जो है ओएसिस के अराउंड ग्रो हो जाते हैं। उसके अलावा ग्रीनरी डेजर्ट में मुश्किल ही देखने को मिलती है। एनिमल्स की अगर बात की जाए तो कॉमन एनिमल्स जो मोस्टली डेजर्ट में होते हैं, दे आर कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस। एंड उसके अलावा बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पे स्नेक्स एंड लिजर्ड्स की भी देखने को मिल जाती है। एक जो पॉइंट यहाँ पर जरूरी है जानना, वो ये है कि ये जो स्नेक्स एंड लिजर्ड्स होते हैं ना ज्यादातर डेजर्ट रीजन की, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं। ठीक है, अगर कोई वेल सेटल्ड प्लेन रीजन है वहां पर जो वैरायटी होगी लिजर्ड्स एंड स्नेक्स की, वो इतनी पॉइजनस नहीं होगी, लेकिन जो डेजर्ट वाले होते हैं ना वो पॉइजनस बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे लोगों की बात करें, पीपल की बात करें, तो जो दो कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलती है सहारा में, इट इज बीडन्स एंड टॉर्गीज। ये दोनों जो है नोमैडिक ट्राइब्स हैं, यानी कि यहाँ से वहां मूव होते रहते हैं, एक जगह सेटलमेंट नहीं करते ये लोग। इनके ऑक्यूपेशन की बात करें, गुजारे की बात करें, तो ये लोग कुछ एनिमल्स को पालते हैं, जो कि है गोट्स, शीप, केमल एंड हॉर्स। ये सारे जो एनिमल्स हैं उनको ये लोग पालते हैं। फिर इन एनिमल्स का से जो प्रोडक्ट आते हैं उसी की मदद से ये लोग सरवाइव करते हैं। अब जैसे मिल्क मिलता है इन्हें, जिसकी वजह वजह से ये चीज बना पाते हैं, मिल्क को बेच सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। हाइड्स मिलता है इन एनिमल से इनको, ये हाइड्स का यूज मेनली लेदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बेल्ट या बैग्स या कोट, वो सब बनाने में मदद मिलती है। हेयर की अगर बात की जाए तो आपकी फिर से कोट, मैट्स, रग्स, ये सब जो है बनाने में जो है ये एनिमल्स के हेयर यूज होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ के लोगों की बात करें, इनके कॉस्ट्यूम की बात करें, तो दे जनरली वेयर हैवी रोब्स, बहुत भारी रोब्स ये लोग पहनते हैं, ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके सैंड से भी और स्टॉर्म से भी। दोनों से इनको प्रोटेक्शन मिलती है इन हैवी रोब्स की मदद से। उसके अलावा हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि डेजर्ट में काफी जगह ओएसिस देखने को मिल जाता है। तो ओएसिस जहाँ पे होता है उसके आसपास जो है पॉपुलेशन सेटल हो जाती है। एंड अब ये पॉपुलेशन क्या करती है, ये ग्रो करने लग जाती है, कुछ क्रॉप्स ग्रो करती है ये, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, बीन्स हो गया। ये सारे जो प्लांट्स है वो लोग ग्रो कर लेते हैं ओएसिस के पास ही, क्योंकि इन सभी को जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा अगर मिनरल्स की बात करें, इस एरिया में काफी सारे मिनरल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरेनियम यूरेनियम हो गया। उसके अलावा ऑयल भी जो है इन कंट्रीज में मिल जाता है इजीली, जिनको आजकल ये कंट्रीज ट्रेड भी कर रही है। अब तक हमने बात की थी हॉट डेजर्ट की, अब हम बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट की।
कुछ ज्यादातर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होते हैं, बट एक लौता जो डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में, तो वो ये है कि हॉट डेजर्ट में जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होगा वो एक्सट्रीमली हॉट होगा और कोल्ड में कोल्ड होगा, दैट्स इट। उसके अलावा आपको स्कार्स वेजिटेशन मिलेगी, कम पॉपुलेशन मिलेगी, ड्राई क्लाइमेट मिलेगा दोनों में ही। बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो लगभग लगभग सेम है। जो इस कोल्ड डेजर्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे वो है लद्दाख, जो कि इंडिया का पार्ट है। फिलहाल ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया में। लद्दाख की एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा जो है लद्दाख को दिया गया है। ये कोल्ड डेजर्ट है जो जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड पे पड़ता है। तो ईस्ट साइड जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड लद्दाख। अच्छा, अब ये लद्दाख में से नॉर्थ की तरफ अगर हम देखें तो काराकोरम रेंज, साउथ में जो है जंस्कर रेंज ने जो है इसको एनक्लोज करके रखा है। एल्टीट्यूड की बात करें, इनके एलिवेशन की बात करें, हाइट की बात करें तो वो वेरी करता है। और वो 3000 मीटर इसमें मिल जाता है आपको, और फिर 8000 मीटर भी मिल जाता है। कारगिल जैसे रीजन में इसका जो एलिवेशन है वो 3000 मीटर है। वहीं जब हम काराकोरम तक जाते हैं, हाइट पे और जाते हैं, तो ये 8000 तक का जो है इसकी हाइट हो जाती है। अब इस रीजन में ना काफी सारे ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं। अब इन ग्लेशियर से बहुत सारी नदियां निकलती है, उनमें से एक जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रोमिनेंट जो नदी है, वो है इंडस। तो अब ये जो इंडस है, ये फ्लो करती है लद्दाख रीजन में, एंड इसकी वजह से काफी सारे, इन रिवर्स की वजह से हमें काफी सारे डीप वैलीज और जॉर्जेस का जो है फॉर्मेशन वो भी लद्दाख रीजन में देखने को मिलता है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक्सट्रीमली कोल्ड जो है क्लाइमेट यहाँ का होगा। एंड जो विंटर है बिल्कुल ज्यादा ही ठंडा होता है। काफी बार क्या होता है विंटर्स में तो ब्लॉक भी कर दिए जाते हैं रोड्स, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज्यादा हैवी होती है। तो अब ये क्लाइमेट की अगर बात करें तो ना, अब यहाँ पे जो हवाएं है ना वो भी बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलती है, बर्फीले तूफान जिनको बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर सनलाइट की बात करें तो बर्निंग सनलाइट, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा हाइट पे है, एलिवेशन पे है, तो यहाँ पे जो एटमोसफेयर है उसकी विड्थ कम होती जाती है, और सनरेज जो है बिल्कुल डायरेक्ट आती है इन रीजन्स में, जिसकी वजह से ये जो सनलाइट होती है ये इंसान के स्किन को जो है उधर बर्न भी कर देती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी अपने हैंड को एक्सपोज करेंगे उधर लद्दाख रीजन में, तो पूरा रेडनेस हो जाती है, वो स्किन बर्न होने लग जाती है। अगर नॉर्मल डे टेम्परेचर की बात करें समर्स में, तो समर्स में भी यहाँ का डे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। और विंटर्स की अगर बात करें तो विंटर्स में तो वो -30 डिग्री सेल्सियस तक जो है चला जाता है। एंड अब यहाँ पे जो रेनफॉल है ना इस रीजन में बहुत कम होती है। उसका रीजन क्या है? ये जो लद्दाख रीजन है ये रेन शेडो जोन है। यानी कि सपोज अगर ये हमारे हिमालयाज हैं, यहाँ से हमारे क्लाउड्स आ रहे हैं जिनके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है, पानी लेके आ रहे हैं ये, जब ये इधर माउंटेन से टकराते हैं तो वो जो मॉइस्चर है वो यहीं से प्रेसिपिटेशन बन के जो है वापस अर्थ पे आने लग जाता है। तो ये एक साइड को तो पूरा वाटर मिल जाएगा प्रेसिपिटेशन की वजह से, बट ये जो रीजन है ना यहाँ पर फिर रेनफॉल नहीं हो पाती। इसी रीजन को हम रेन शेडो जोन बोलते हैं। एंड लद्दाख जो है वो हिमालयाज का जो रेन शेडो रीजन है उसी तरफ जो है पड़ता है। यहाँ पे पूरे ईयर की अगर बात करें तो हार्डली 10 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल इस एरिया में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम फ्लोरा फोना की बात करें तो दूर दूर कहीं कहीं थोड़े बहुत झाड़ देखने को मिल जाते हैं ग्रासेस के। उसके अलावा समर्स में तो कुछ फ्रूट ट्रीज जो है वो फ्रूट्स बेयर कर लेते हैं, जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स। विंटर्स में तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल, बहुत कम जो है फ्लोरा वहाँ पे देखने को मिलता है। एनिमल्स की अगर इन एरियाज में हम बात करें तो वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन एनिमल्स के जो है ना फर बहुत ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है, हेयरी होते हैं ये एनिमल्स। रीजन क्या है कि इनका ये जो फर है ये इनको एक्सट्रीम विंटर से बचाता है, ठंड से बचाता है। उसके अलावा काफी सारी बर्ड्स भी इन रीजन में देखने को मिल जाती है, मेनली माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये।
माइग्रेटरी बर्ड्स वाले जो माइग्रेशन करती हैं, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड होप। ये सारे जो है बर्ड्स की वैरायटी है जो इस एरिया में देखने को मिल जाती है। अगर हम लोगों की बात करें लद्दाख में, तो मोस्ट ऑफली जो पॉपुलेशन है वो या तो बुद्धिस्ट है या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है। दो ही प्रोमिनेंट रिलीजन है देखने को मिलते हैं इस एरिया में। काफी सारी मोनेस्ट्रीज बनी हुई हैं अलग अलग जगह, जो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज के इधर नाम भी दिए हुए हैं, जैसे हैमिस, तिक्से, शे एंड लामा यूरू। ये सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जो लद्दाख में हर जगह देखने को मिल जाती है। समर्स में जो है लोग एग्रीकल्चर कर लेते हैं कुछ हद तक। वो दे ग्रो बार्ली, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। एंड विंटर्स की अगर हम बात करें, जैसा मैंने पहले बताया था, विंटर्स में क्रॉपिंग करना, इधर एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है। तो मोस्टली जो विंटर्स है ये यूटिलाइज करते हैं अपनी सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिविटीज में। डेवलपमेंट, अगर इस रीजन की डेवलपमेंट की अगर हम बात की जाए, तो लद्दाख का कैपिटल है ले, जो वेल कनेक्टेड है बाय रोड भी और बाय एयर भी। प्रॉपर एयरपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी है, हाईवेज वगैरह बने हुए हैं। उसके अलावा पूरा जो लद्दाख रीजन है उसमें अलग अलग जगह ना कुछ पासिस बने हुए हैं। ठीक है, अब ये पासिस जो है इस पूरे रीजन को आपस में कनेक्ट करती है बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो रोहतांग पास, रोहतांगला, उसके अलावा बारालाचू, फिर जोजिला, देन कम्स तांगलांग ला। ये सारे ना पासिस हैं जो पूरे लद्दाख में अलग अलग जगह बने हुए हैं, पूरे एरिया को जो है वेल कनेक्टेड कर लेते हैं। ये मेनली आपको लद्दाख मनाली जो रोड है उस पर ये पासिस देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा टूरिज्म भी बहुत प्रोमिनेंट है। दूर दूर से टूरिस्ट जो है इस एरिया को विजिट करते हैं। ये काफी अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है फॉर इंडियंस एज वेल एज फ्रॉम पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.